हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 एग्जाम के लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे आज एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 इकोनॉमिक्स पेपर 2 का चैप्टर 2 जो है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था। उससे जितने भी आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं आज के वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है, जिससे आप प्रैक्टिस करके काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जज कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का सिर्फ एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 151 में आपको दिया जा रहा है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको ₹50 का डिस्काउंट मिलता है, जो सिर्फ आपको 251 में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट आप कर सकते हो। इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने खुद अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालीफाई करा है, तो मुझे आइडिया है कि आपको कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था? ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा भी गया था। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि विलियम डिग्बी और फाइंडली सेलियर्स और दादाभाई नौरोजी ये तीनों अर्थशास्त्री औपनिवेशिक काल के दौरान व्यक्ति अनुमान का आय लगाए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सवेज नहर का परिवहन के लिए कब खोला गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1869 में। भारत के लिए महान विभाजन का वर्ष कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1921। इसे सारे क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा क्योंकि सवाल बहुत बार आपके पेपर में रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन 4 है जो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैं आपको याद दिला दूं कि जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्लास 11 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का है। जितना उससे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे आज हमने सारे क्वेश्चन को देखा है। इस चैप्टर में आपको टोटल 80 81 क्वेश्चन है। कोशिश रहेगी कि आज हम 81 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो अगले वीडियो में हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि आज इस वीडियो में टोटल 81 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा 1932। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 5 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होगा कि टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो जिसमें से काफ़ी फेमस कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन में विदेशी व्यापार की क्या सिचुएशन थी? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले निम्नलिखित में कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सत्य था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे आपके जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों ने जो सड़क बनवाई थी, इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक है, इसको आपको फिल करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, भारत के भीतर सेना जुटाना और ग्रामीण इलाकों के कच्चा माल को निकालना। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। सूती कपड़ा मिलें जो है मुख्य रूप से किस आपको साइड मिलती है? क्या वो दक्षिण में मिलता है, उत्तर में मिलता है, पश्चिम में मिलता है, ठीक है? तो या आपके दक्षिण में मिलता है या पूर्व में मिलता है। तो सूती कपड़े जो भी आपके मिलें हैं, आपको पता है कि सूती कपड़ा आपके मिलें में बनती हैं। जो सबसे ज़्यादा मिल आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको सबसे ज़्यादा मिलें पश्चिम साइड में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 10 है, औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत सरकार की आर्थिक नीति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ब्रिटिश आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूती कपड़ा मिलों का प्रभुत्व कहाँ पर है? मतलब सूती कपड़ा जो मिले थे उसका प्रभुत्व कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, भारतीय। आपको पता होगा कि भारत में अभी भी सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा को यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिटिश शासन के दौरान निर्यात आशीषित का उपयोग किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि सारे जितने भी ऑप्शन हैं आपके ब्रिटिश शासन के दौरान निर्यात अभिषेक का उपयोग किए जाने वाले टर्म माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के बीच देश का कार्यबल के सापेक्ष वितरण को संदर्भित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जनसांख्यिकीय संरचना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान उच्च मृत्यु दर का कारण क्या था? ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में 2 में पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो उच्च मृत्यु दर हुई थी, उसका कारण किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा और लगातार प्राकृतिक आपदाओं को घटित होना, ये 2 मेन रीज़न माना जाता है आपके ब्रिटिश शासन में मृत्यु दर का कारण। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, औद्योगिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है जो विकास में मदद करता है। तो क्या वो प्राइमरी मात्रा है या तृतीयक या माध्यमिक या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर क्या थी? जब आप भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो आपकी शिशु मृत्यु दर थी, वो कितनी थी? आपको ये बताना है। तो उस टाइम 218 प्रति हज़ार आपकी मृत्यु दर मानी गई थी। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन-सा असत्य कथन है? आपको इनमें कौन-सा स्टेटमेंट आपको गलत है, आपको ये बताना है। तो विदेशी व्यापार पे एकाधिकार ये स्टेटमेंट सरेआम गलत है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। 1921 से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण से डैश में था। पहले चरण में, दूसरा, तीसरा या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, 1921 से पहले भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण पहले चरण पे था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में वित्तीय क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं हैं जो आपके फाइनेंस क्षेत्र का हिस्सा है? मतलब आपको पता हो जितने भी आपके बैंक हैं वो आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके फाइनेंस क्षेत्र को हिस्सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्टॉक एक्सचेंज संचालन, जिसे आप एसईबीआई, जिसे आप सेबी के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है, जो आपके स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमने एक ही ऑप्शन देखा, ठीक है? और भी ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको बताएँ कि और कौन-कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो साहूकार, स्टॉक एक्सचेंज संचालन, बीमा, विदेशी मुद्रा बाजार और वाणिज्यिक बैंक, ये सारे जो भी हैं, ये सब आपके फाइनेंस क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज़ होगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन 20 है, ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशियों के प्रभुत्व वाली जूट मिलें मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित है? तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपको बंगाल में देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 20वीं की बात की जाए तो 1% की वृद्धि मानी गई थी आपके प्रति व्यक्ति आय के अंदर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये सवाल ऑलरेडी आपके स्टेट में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार 1881 में आपके भारत में ब्रिटिशों द्वारा इसकी जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा।
ब्रिटिश काल के प्रमुख भाग के दौरान आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, निर्यात आयात से काफ़ी ज़्यादा था। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की जनसांख्यिकीय संक्रमण के डैश चरण का प्रतिनिधित्व करती है। एक तिहाई, प्रथम, दूसरा या ऑप्शन डी या पहला और दूसरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, दूसरा। भारत की रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत ने रेलवे की शुरुआत 1850 की हुई थी। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या के दौरान कृषि क्षेत्र के डैश प्रतिशत के साथ कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा कितना था? तो सबसे बड़ा हिस्सा आपके 70 से 75% पहले था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई? जो काफ़ी फेमस बीमा है, जो आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 की गई थी। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। औपनिवेशिक शासन के तहत कौन सी सेवा अपर्याप्त रही? पहला ऑप्शन है कानून और व्यवस्था, डाक सेवाएं, रेलवे या ऑप्शन डी है बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डाक सेवाएं। ब्रिटिश भारत के दौरान पहली जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए थे? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि पहली बार जो आपकी जनगणना को एकत्रित किया गया था वो टाइम था 1881 का। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? इस क्वेश्चन में आपको सही स्टेटमेंट बताना है, जो है कि समग्र साक्षरता स्तर 16% से कम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जब आपका देश आज़ाद हुआ था, उसकी मृत्यु दर एवं जन्म दर क्या थी? तो उस टाइम जो आपकी जन्म और मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। टाटा एयरलाइंस को किस वर्ष नियमित किया गया था? आपने नाम सुना होगा टाटा एयरलाइंस, जो काफ़ी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करती है टाटा एयरलाइंस के अंदर, जो कि इसकी नियमित जो कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जो आपको टाटा देखने को ना मिले, उससे भी ज़्यादा आपको रिलायंस है। रिलायंस तो आजकल हर ऐसे कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर वो छोड़े, हर फील्ड में वो घुसा पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत क्या था? जीवंत अर्थव्यवस्था था, स्थिर अर्थव्यवस्था था, कोई नहीं या ऑप्शन डी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्थिर अर्थव्यवस्था। जस्ट मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्थिर। क्वेश्चन 35 है, भारत में आश्चर्यजनक और कुशल लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना और रख-रखाव के जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो इसके जिम्मेदार आपके लेखा महानियंत्रक को माना जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या भारत का शुद्ध निर्यात क्या था? प्राथमिक था, औद्योगिक था, पूंजीगत था या ऑप्शन डी कृषि था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक उत्पाद। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित होने लगे। किस सदी में लौह और इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे, आपको ये बताना है। तो वो टाइम था 20वीं सदी, जो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सुएज़ नाल का खुलना बीच परिचालन वाले जहाज़ों के लिए एक सीधे मार्ग के रूप में कार्य करता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और ब्रिटेन के बीच सुएज़ नहर खुलने के बीच एक परिचालन हुआ था जहाज़ों के बीच, जो कि आपके सीधे मार्ग में कार्य करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत और ब्रिटेन। टिस्को का क्या मतलब है? अगर आपने टाटा के बारे में सुना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टिस्को जो वर्ड है, वो डिनोट करता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि शेयर मार्केट में टाटा स्टील के नाम से आपका लिस्ट हुआ है। जिसकी अभी अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्राइस रेट क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा आजकल फेमस है। क्वेश्चन 40 है, कृषि क्षेत्र को भी डैश कहा जाता है। तो आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो क्षेत्र होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी होता है,
और कृषि क्षेत्र किस में आता है? तो आपको याद होगा कि कृषि क्षेत्र को हम प्राइमरी सोर्स मानते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। 1991 के संकट से निपटने में भारत में दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन है भारत नई आर्थिक नीतियाँ लेकर आया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शर्त पर आधारित थी। तो बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तें किसी सजा के तौर पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए की गई थी। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी 2 और 3 बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 42 है। छोड़ो अभी तक हम क्वेश्चन 41 रहने देते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं यार? टोटल क्वेश्चन आपके 81 है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के वीडियो में हम टोटल 41 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर आप कीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो डेली वीडियो के लिए तो आपको अगले दिन कल कल आपको डेली मैं 40 क्वेश्चन और इसको चैप्टर 2 को कंप्लीट करा दूँगा, जिसमें आप देख सकते हो कि हमने कितने सारे क्वेश्चन राइज़ किए हैं आपके चैप्टर से। तो आज हमने 41 क्वेश्चन कंप्लीट किए, कल के वीडियो में आपको और 40 क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो हम चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आज का पहला पार्ट था। इसे ज़रूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ आपको 251 जो कि आपके पॉकेट मनी और डेली के जो फालतू खर्चे हैं उसे काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।